काली अंधेरी रात थी और वो कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था। रात के सन्नाटे में पायल की आवाज़ गूंजी तो वो इधर उधर देखने लगा। कब्रिस्तान की तारीकी में एक बड़े से पुराने बरगद के दरख्त के नीचे उसे एक औरत खड़ी नजर आई। उसने दूर ही से पूछा, कौन हो तुम? रात गए इस वक्त कब्रिस्तान में क्या कर रही हो? जवाब में उसे एक जोरदार बेहाना कहकहा सुनाई दिया। खौफ से उसके जिस्म में सर्दी की लहर दौड़ गई। आलमगीर मंजिल में चारों तरफ गम के बादल छाने वाले थे, क्योंकि वो अपना दम तोड़ने लगी थी। दाएं हाथ से अपनी बेटी के चेहरे से आखिरी बार मोहब्बत समेटकर अपने लबों पर चमा की। आंखें स्याह से स्याह तर होती जा रही थी, क्योंकि वो शोहर से मोहब्बत करते करते उस चुड़ैल के हिसार में पूरी तरह से जकड़ चुकी थी। पलंग पर लेटी वो सब पर आखिरी निगाह घुमा रही थी। दाएं सरहाने बैठी बेटी की आंखों में झांका तो उसका पहला दिन याद आ गया। बाएं पैर की जानिब खड़ी बी जान को देखा तो उसे अपनी माँ याद आई। नज़र उठाकर अपने शोहर आलमगीर की आंखों में झांका तो उसे अपना जहां दिखा और फिर आसमान पर निगाह जमा कर वो शोहर की गोद में ही दम तोड़ गई कि जिसके होंठ स्याह हो चुके थे, आंखों के नीचे हल्के घड़े हुए थे, सारे बाल झड़ चुके थे। वो भारी वजूद की मालिका सूखी डंडी की मानिंद होकर इस दुनिया से अब रुखसत हो चुकी थी। बस चीखो पुकार थी, आहो बका था, सबका उसके वजूद के साथ लिपटना था। किसी अल्लाह वाले से बहुत दम दरूद के बाद आलमगीर को उस चुड़ैल से छुटकारा मिला था। 7 साल बाद वो शख्स जो दूर से चला आ रहा था, जिसके कदमों की टाप कभी हल्की थी तो कभी तेज, पिछले 1 हफ्ते से उसकी कार मैकेनिक के शॉप पर खड़ी थी, क्योंकि उसकी कार खराब थी। इसीलिए वो अभी पैदल चलता हुआ अपने दोस्त वली के घर से आ रहा था। आज वली के यहाँ तमाम दोस्तों की बड़ी दावत थी। सुनसान सड़क, इतनी सुनसान कि उस शख्स की कोल्हापुरी चप्पलों से पैदा होने वाली आवाज़ भी माहौल को खौफनाक बना रही थी। उस वक्त वो सफ़ेद शलवार कमीज़ में मलबूस फुटपाथ पर चलता हुआ अपने घर की जानिब रवाना था। उसके दाएं तरफ छोटी दीवार बहुत दूर से उसके साथ चलती आ रही थी, जिसने एक चटियल मैदान को फुटपाथ और सड़क से अलग किया हुआ था, जबकि बाएं तरफ वही सुनसान मगर साफ सड़क थी। वो शख्स हर ताक कदम उठाने के बाद एक नज़र अपने पीछे डाल रहा था कि किसी बहाने कोई टैक्सी, रक्षा या फिर मोटरसाइकिल चलाने वाला कोई बंदा बशर दिख जाए कि जिसके साथ वो इस काली अंधेरी रात में अपने घर खैरो आफियत के साथ पहुंच जाए। थोड़ी दूर चलकर उसने अपने वजूद को दाएं जानिब मोड़ा था और इसी दौरान वो कदे आदम जैसे लंबे चौड़े दरख्त के नीचे से गुजरा था। शायद जब ही रोंगटे उसके वजूद पर साकित पहरेदार की तरह खड़े हुए थे। उस सड़क से उसका घर काफ़ी करीब था। वो 40 साला शख्स अभी चंद कदम ही चला था कि फुटपाथ पर एक औरत को सिमटी हालत में बैठा देखा। जवाबन उसने अपने कदमों की तेज़ी में कमी की, नज़र चारों तरफ घुमाकर उससे सवाल कर गुजरा। सवाल या फिर गलती? सुने, क्या कुछ मदद दरकार है आपको? वो जो अपने दोनों हाथों को तय करके उस पर सर गिराए रो रही थी, उस शख्स के हलक से निकलते उस सवाल ने उसके रोने की कैफियत में इजाफा किया। वो शख्स काफ़ी घबराते हुए 2 कदम पीछे हुआ। उसे माजी याद आया और फिर अगले ही लम्हे हौसला थामते हुए उसके आगे से निकलता हुआ अपनी राह का मुसाफिर बना। इसके सिवा वो कर भी क्या सकता था? गलती तो वो कर ही चुका था। अभी उसने वो सड़क मुकम्मल तय भी नहीं की थी कि उस औरत को अपने बाएं कांधे की जानिब देखकर दिल पकड़ बैठा। उसे अपने सीने में शदीद जकड़न महसूस हुई। उसके कदम मन भारी हो गए। उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे उसके कंधों पर कोई वजनी शय सवार हो गई हो। चलना मुहाल हो गया था। वो चीखना चिल्लाना चाहता था, लेकिन जुबान जैसे तालू के साथ चिपक गई थी। इतने में वो चुड़ैल नुमा औरत हलक के बल कहका निकालती हुई अपनी जुबान पर लगा ताला हटाती हुई बोली, तुम जैसे हसीन मर्दों को किसी ने नहीं बताया कि रात के इस पहर किसी औरत से सवाल नहीं करते? क्यों बार बार एक ही गलती करते हो? उस चुड़ैल ने अपनी लाल अंगारा आंखों का जादू चलाया था। 3 माह बाद उस वक्त वो कमरे के ऐन दरमियान में बैठी थी।
सर के ऊपर पंखा चल रहा था। पंखे से पैदा होने वाली हवा में वो अपने बाल नीम खुश्क कर रही थी। दरमियाने बाल थे, ना ही ज्यादा घने और ना ही ज्यादा कमजोर, बस दरमियाने बाल के जिससे उसकी पीठ ढक जाती थी। और इतने बाल ही उसके वजूद पर काफी दिखते थे क्योंकि वो थी ही सिर्फ 13 साल की। उसकी निगाह के सामने थोड़े से फासले पर बिल्ली बैठी थी। आम सी बिल्ली थी जिसका चेहरा और टांगे सफेद थीं मगर जिस्म और पूंछ स्याह काली थी। ताशी ने एक झटके से अपने बाल दाएं कांधे से हटाकर पीठ पर फैलाए कि बिल्ली ने अपने हलक से मियाऊं की आवाज निकाली। जवाबन ताशी के गुलाबी होंठों पर गहरी मुस्कान बिखरी। बिल्ली के सर पर अपने दाएं हाथ से खुजाते हुए इस तरह मुखातिब हुई कि जैसे वाकई बिल्ली उसकी बात को समझ लेगी और बाकायदा उसे जवाब देगी। तुम तो बहुत शरारती हो गई हो चंदा। चंदा ये बिल्ली का मोहब्बत भरा नाम था जो उसने 3 माह पहले ही रखा था। ताशी मुसलसल उसके साथ खेल रही थी जब ही कमरे में बीजान दाखिल हुई। ताशी, तू इस निजिस बिल्ली को क्यों छू रही है? पता भी है तुझे कि इसके बालों से दमे की बीमारी होने का खतरा होता है। ना जाने किससे छुपकर तूने ये बिल्ली पाल ली। बीजान, आप जानती भी हैं कि मैंने ये बिल्ली नहीं पाली। ना जाने कैसे ये खुद ही पल गई है बेचारी। अब आप मुझे इल्जाम देती हैं। अगले ही लम्हे ढीठ बिल्ली बीजान को जलाने के लिए ताशी के पैरों से लिपट गई थी। आलमगीर मंजिल के कदामत दीवार पर लगे घड़ियाल में उस वक्त रात के 3 बजे थे। ये दीवार सहन की सदर दीवार थी और दालान की अकबी दीवार। घड़ियाल के ऐन नीचे 2 पलंग बिछे हुए थे जिसमें से एक पलंग ताशी का था और दूसरा पलंग बीजान का था। सहन में उस वक्त तो काला अंधेरा छा जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि चांद की 13 तारीख थी तो ऐसा मुमकिन नहीं था। सहन समेत आधे दालान में भी चांद की रोशनी छन कर आ रही थी। इस तरह अंदर बने कमरों में भी नीम अंधेरा था, पर इतनी रोशनी में भी बीजान सहन में डले पलंग पर मधोश सो रही थी। साथ ही ताशी का भी पलंग डला हुआ था, लेकिन वो बेहद बेचैन थी। चाको चौबंद निगाह से चांद के हिसार में इस कदर मुब्तला हो चुकी थी कि पिछले 4 घंटे से इस डर से नहीं सो रही थी कहीं उसकी आंख ना लग जाए और वो चांद की उस ठंडी रोशनी से हाथ धो बैठे। इस दौरान बिल्ली उसके पलंग पर उछल कर आई। जवाबन उसने पूरी ताकत के साथ चीख मारी। अब तो आलमगीर मंजिल में आगे ताशी और बिल्ली थी और उनके पीछे बीजान थी। और ऐसा क्यों ना होता, ताशी की चीख ने उनका दिल मुकम्मल तौर पर जो बंद कर दिया था। बीजान इस बात को जानते हुए कि वो दिल की कमज़ोर हैं, पलंग पर बैठी और सांस पर काबू पाते हुए अपनी तबीयत बहाल करने लगी। मैं कह रही हूँ ताशी, इस मनहूस बिल्ली को मेरी नज़रों से परे कर दे, वरना मार डालूंगी मैं इसे। बीजान अपने तेजी से दौड़ने वाले दिल पर काबू पाने लगी कि ताशी भी उनके हमसर आ बैठी। उसका भी दिल बेकाबू था, लेकिन उसका दिल बेकाबू खौफ के मारे था, भागने के मारे नहीं। बीजान, मुझे तो लगा कि शेरनी ने मेरे ऊपर छलांग लगाई है, इसीलिए तो मैं चीखी थी, वरना मुझे क्या जरूरत थी कि इतनी सी बिल्ली से डरकर उस बला की चीख मारूं। और ऐसा ही हुआ था। वो बिल्ली उसे लम्हे भर के लिए शेरनी ही दिखी थी। भाड़ में जा तू और भाड़ में जाए तेरी बिल्ली। आ जाए जरा तेरा बाप आलमगीर, उसे तेरे किस्से तो मैं खोल खोल कर सुनाऊंगी। बीजान की इस बात पर ताशी ने अपने लबों की ऊपरी तह पर अल्फाज जमा किए थे और उसकी बहुत चाहती कि बीजान को जवाब दे कि सदर दरवाजे के करीब लगी डोरबेल को किसी ने शिद्दत से बजाया, लेकिन बत्ती गुल होने की वजह से डोरबेल घर के सहन में चीख ना पाई। फिर उसने अपने हाथ का इस्तेमाल किया और दरवाजे को जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। आलमगीर मंजिल के सहन तक आती आवाज़ की धप धप सुनकर ताशी 10 सीढ़ियाँ उतरकर सदर दरवाज़ा खोलने गई थी। दरवाज़ा खोलने पर ताशी खासी हैरान हुई थी। एक दफ़ा तो उसे लगा कि उसे फिर से ज़ोरदार चीख मारनी चाहिए, लेकिन फिर वो बीजान के खौफ से अपनी थूक सटक कर रह गई। घबराई हुई कैफियत को खुद पर तारी करके भारी आवाज़ में बोली, जी कौन है आप? वो औरत जो उस वक्त अंधेरे में काली चुड़ैल के जैसी लग रही थी, पीठ पर डले बालों को बाएं कांधे पर लाते हुए इंतहाई मुहज़्ज़िब अंदाज में बोली, हमें आलमगीर ने भेजा है। अगले ही लम्हे उसने ज़मीन पर रखा सूटकेस अपने दाएं हाथ से उठाया। ताशी अपने ऊपर तमाम कयामत को तोड़ते हुए बोली, बाबा ने? ताशी को यकीन नहीं आ रहा था।
کیونکہ وہ رات کے اس پہر دروازہ کھولنے اسی لیے آئی تھی کہ اس کا باپ عالمگیر تاشی کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ کر یہ وعدہ کر کے گیا تھا کہ وہ 3 ماہ بعد ضرور آئے گا، لیکن اس نے تو کسی اور کو بھیج دیا، یا پھر وہ خود آئی تھی۔ اس عورت نے اگلے ہی لمحے میں پلک جھپکنے کے ساتھ دائیں ہاتھ سے سوٹ کیس ایک بار پھر زمین پر چھوڑا اور تاشی کے بائیں گال پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پیار سمیٹ کر اپنے لبوں پر پھیلایا۔ تاشی کو اس بات کا احساس ہوا کہ اس کے ناخن کافی نوکیلے اور بڑے ہیں، کیونکہ باقاعدہ وہ ناخن تاشی کے گال پر چبھے تھے۔ ارے میری بیٹی، مجھے بی جان کے پاس لے چلو، عالمگیر کا پیغام دینا ہے، تمہارے بابا کا پیغام، چلو مجھے لے چلو۔ اس وقت تاشی سہمنے کے علاوہ کچھ اور نہ کر سکی۔ اس عورت کو اپنے ساتھ 10 سیڑھیاں چڑھا کر صحن تک لے آئی۔ صحن کے صدر دیوار پر لگے گھڑیال میں 4 بج رہے تھے اور صحن کے بیچوں بیچ بی جان کی عدالت لگی تھی۔ وہ اپنی چارپائی پر ٹانگیں سمیٹ کر بیٹھی تھیں۔ ان کے بائیں کاندھے کو تاشی نے برے طریقے سے دبوچا ہوا تھا۔ وہ عورت کہ جس نے چھوٹے بلاؤز والی ساڑی پہنی ہوئی تھی اور اس کے پلو کو سمیٹ کر کاندھے پر ڈالا ہوا تھا، جس سے اس کے پیٹ کی نمائش باقاعدہ ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے بالوں کی چوٹی بنا رکھی تھی اور اسی چوٹی کو اس نے پھر جھٹکا دے کر پشت پر گرایا۔ اس عورت کی گہری کالی سیاہ سرمے سے قید آنکھوں میں ہنسی چھلک رہی تھی، لبوں کو سرخ لپسٹک سے رنگا ہوا تھا۔ بی جان ابھی اسے اوپر سے نیچے تک پورا دیکھ بھی نہ سکی تھی کہ اس نے اپنی کالی نظروں کا جال تاشی پر گرانا شروع کیا۔ تاشی کسی حد تک سہم کر بی جان کی پشت میں چھپی۔ اس نے خود کو سمیٹنے کی انتھک کوشش کی، لیکن وہ سیاہ عورت تو اپنی آنکھ کے ساتھ رنگ بدل چکی تھی۔ تاشی کے اس خوف کو دیکھ کر وہ عورت ایک بار پھر اپنی ہنسی دبا گئی۔ بی جان نے خاصے غصے سے سوال کیا، کون ہے تو اور کیوں کر میرے گھر میں گھس آئی ہے؟ میں نے بتایا تو ہے بی جان کہ مجھے عالمگیر نے بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے عالمگیر نے تجھے یہاں؟ کیونکہ عالمگیر نے مجھ سے شادی جو کر لی ہے بی جان۔ اس سیاہ عورت کی بے موقع بات کو سن کر تاشی بی جان کی پیٹھ سے نکل کر مکمل آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتی رہی۔ تاشی جان نہیں پا رہی تھی کہ اس کے باپ نے کیوں کر اس پر یہ قیامت توڑی ہے اور کیوں کر پھیلے ہوئے عنبر کی بجلی اس پر گرائی ہے، جس نے آواز بھی نہیں کی اور تاشی کو جلا کر راکھ بھی کر دیا۔ لیکن کیا یہ بات واقعی سچ تھی یا پھر وہ دوبارہ لوٹ آئی تھی؟ اچھا، جبھی تو میں بولوں کہ عالمگیر کیوں مجھے فون نہیں کرتا، کیوں مجھ سے اور اپنی بیٹی سے بات نہیں کر رہا؟ یہ سب تیری وجہ سے ہے منحوس عورت، بےہودہ کہیں کی۔ 13 سال کی معصوم لڑکی اس وقت بری طرح سے سہم گئی تھی۔ تاشی اپنی بائیں آنکھ کی ترچھی نگاہ سے اس عورت کو دیکھ رہی تھی کہ جس نے اپنی ضرورت سے زیادہ لمبی زبان نکال کر تاشی کو مزید خوفزدہ کیا تھا، لیکن بی جان یہ دیکھ نہ پائی تھی۔ وہ عورت اٹھ کر کمرے میں داخل ہو گئی۔ بی جان مغرب کی نماز ادا کر چکی تھی۔ اب تاشی کو فرش پر بٹھائے اس کے سر پر مالش کر رہی تھی۔ دونوں ہی اداس اور پریشان تھی، کیونکہ دونوں ہی اس عورت کے آنے سے ناخوش تھیں کہ جس نے آج صبح ہی اپنا نام بیلا بتایا تھا۔ تاشی تو جیسے اس واقعے سے بھج سی گئی تھی۔ اس اندھیری رات کے بعد بہت کم ہی اسے بولتا سنا تھا۔ بی جان کو کسی حد تک شک تھا کہ کہیں وہ چڑیل پھر سے نہ لوٹ آئی ہو، لیکن تاشی نہ ڈرے اس لیے انہوں نے اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ تاشی ہر وقت کھوئی کھوئی اور سہمی ہوئی رہتی تھی۔ اس کے ذہن میں بہت سارے خیالات اس بےہودہ خوفناک عورت سے جڑے تھے جو بی جان سے آنکھ بچا کر تاشی کو اپنی سیاہ آنکھوں میں الجھا دیا کرتی تھی۔ کس طرح وہ اپنی آنکھوں کو 7 رنگوں سے رنگتی تھی، کس طرح وہ اپنی بڑی سی زبان تاشی کے گالوں پر پھیرتی تھی، اور کس طرح وہ فریج سے کچا گوشت نکال کر نکل جاتی تھی، اور جس کے دانت بھی بے انتہا نوکیلے ہو جاتے تھے، جس کے بال ہر لمحے میں بڑھ رہے تھے، اور اکثر وہ اپنے بالوں کو توڑ توڑ کر تاشی پر اچھالتی تھی، جس سے وہ معصوم اور سہم جاتی اور اس کے حلق سے ایک آواز تک نہ نکل پاتی تھی۔ میں اس سے کہوں گی کہ مجھے اپنے اور عالمگیر کا نکاح نامہ دکھائے کہ جس کی بنا پر اس بات کو یقینی مانوں کہ عالمگیر نے اس سے نکاح کیا ہے۔ معلوم نہیں کہاں سے آ گئی ہے یہ ڈائن، جی کرتا ہے اسے مار ڈالو۔ بی جان تاشی کے سامنے بیٹھ کر یہ باتیں کر رہی تھی۔ اچانک تاشی کو بلی کا خیال آیا، کیونکہ بی جان اکثر بلی کو دیکھ کر بھی یوں ہی زیر لب بڑبڑاتی تھی۔
تاشی بے چین ہوتی ہوئی مخاطب ہوئی، بی جان میری بلی کہاں ہے؟ پھر وہ اسی وقت بنا ڈرے کمرے سے باہر نکل کر صحن کی جانب لپکی تو بلی کی کھال کو تنے تنہا صحن کے وسط میں دیکھ کر چیختی ہوئی بے ہوش ہو گئی۔ تاشی کی چیخیں سن کر بی جان صحن میں دوڑی آئیں تو انہیں اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ بلی کی کھال اس طرح پڑی تھی جیسے اس کا گوشت ایک ایک ریشہ کر کے نکال دیا ہو، کہ جیسے بھوسا بھرے کپڑے سے بھوسا نکالا ہو۔ بی جان اپکائی بھرتے ہوئے تاشی کو اپنی گود میں اٹھا کر کمرے میں لے آئی۔ وہ اسے ہوش میں لانے کے لیے اس کے گال تھپ تھپا رہی تھی، مگر تاشی کو ہوش آنا مشکل لگ رہا تھا۔ بی جان ایک بار پھر کمرے سے نکل کر کچن کی طرف لپکی، جس کا راستہ صحن سے ہو کر جاتا تھا۔ ٹھنڈے پانی سے بھرا گلاس لے کر کمرے میں پہنچی تو وہاں کا منظر دیکھ کر اپنا دل پکڑ بیٹھی۔ بی جان کا دل ایسا ہو رہا تھا جیسے ابھی منہ کو آ جائے گا۔ تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ چھوڑ دے میری بچی کو، نکل جا یہاں سے، میں کہہ رہی ہوں نکل جا اس کمرے سے۔ بی جان حلق کے بل چلائی۔ بیلا نے اپنے وجود میں تاشی کو گھسایا ہوا تھا۔ اس وقت وہ کالی ساڑی میں ملبوس تھی اور اس کے دائیں کان کے اوپر گلاب بھی لگا تھا۔ بال کل کے مقابلے میں اور زیادہ لمبے اور کالے دکھ رہے تھے۔ وہ اپنے نوکیلے ناخنوں کو اس زور سے تاشی کے گالوں پر پھیر رہی تھی کہ کھال ساتھ ساتھ ابھر رہی تھی۔ میں اسے کیسے چھوڑ سکتی ہوں بی جان؟ مجھے تو عالمگیر نے بھیجا ہی اسی کے لیے ہے۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنی لمبی پتلی خوفناک زبان نکال کر تاشی کا بایاں ہاتھ چاٹنے لگی۔ بی جان چاہے بہادر تھی لیکن تھی تو بوڑھی ہی۔ چکر آنے کی وجہ سے گلاس چھوٹ کر فرش پر گرا۔ کچھ لمحے کے لیے ان کی آنکھیں موند گئیں۔ دروازے کی چوکھٹ پکڑ کر انہوں نے سہارا لیا اور پھر جیسے ہی آنکھیں کھول کر تاشی کی طرف دیکھا تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ بیلا وہاں سے غائب تھی اور تاشی بے ہوشی کی اسی کیفیت میں کمرے کے فرش پر گری پڑی تھی۔ بی جان تاشی پر لپکی تو اس کے گالوں سے خون نکل رہا تھا، کیونکہ بیلا بہت سختی سے اپنے ناخن چبھو کر گئی تھی۔ اگلی رات جب بیلا کچھ گھنٹوں کے لیے گھر سے باہر نکلی تو بی جان تاشی کو اپنی گود میں لٹا چکی تھی۔ اس کی طبیعت اب کل سے بہتر تھی۔ بی جان اس کا نرمی سے سر سے ہلا رہی تھی۔ تاشی تو ڈر مت، تیری دادی زندہ ہے ابھی۔ بی جان مجھے اس بیلا سے خوف آتا ہے۔ چندا تیرے باپ کا فون بند آ رہا ہے، اگر وہ کال اٹھائے تو اس عقل سے پیدل انسان کے سر پر میں جوتے برساؤں کہ کس قدر اہم کانہ حرکت کی ہے اس نے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے تو پتہ ہی نہ ہو۔ کیا مطلب بی جان؟ کچھ نہیں چندا۔ بی جان تاشی کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بی جان میری بلی بھی مر گئی۔ مجھے تو لگتا ہے میری بلی کو بھی انہوں نے ہی مارا ہے، جس طرح مجھے تکلیف دی ہے بالکل اسی طرح اسے بھی مار دیا ہوگا۔ بی جان بھی سوچنے لگی کہ آخر یہ عورت رات کے اس پہر گشت پر کیوں نکلتی ہے۔ دادی پوتی مزید باتیں کرتی کہ ایک بار پھر سے عالمگیر منزل کے صدر دروازے پر دستک ہوئی۔ اس بار بوڑھی بی جان اس عورت کے لیے دروازہ کھولنے گئی تھی۔ وہ ان سے ایک سیڑھی پیچھے چلتی آ رہی تھی۔ صحن تک پہنچنے پر بی جان چلا اٹھی، مجھے اپنا اور عالمگیر کا نکاح نامہ دکھا۔ نکاح نامہ؟ بیلا نے یہ بات سن کر بے ذوق کہکہے لگانا شروع کر دیے۔ بی جان ایک بار پھر اپنے حلق کے بل چیخیں، ہاں نکاح نامہ مانگ رہی ہوں، دکھا مجھے، کہاں ہے نکاح نامہ؟ لیکن بیلا پر بی جان کی بات کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ کہکہے لگاتی ہوئی آگے نکل چکی تھی اور بی جان پھر تمام قوت لگانے کے باوجود بھی وہاں سے ہل نہ سکی اور نہ ہی آگے کچھ بول سکی۔ وہ جب بھی اس کے قریب جانا چاہتی تھی تو ان کا دھیان نہ جانے کہاں بھٹک جاتا۔ کبھی کوئی بلب پھوٹ پڑتا، کبھی دودھ ابل کے گر جاتا، کبھی تاشی کو کچھ ہو جاتا تو کبھی بی جان کی اپنی حالت غیر ہو جاتی۔ اکثر ان کے صحن میں آسمان سے گوشت کے چھیچھڑے بھی گرتے تھے، جس سے پورے گھر میں غلیظ بدبو پھیل جاتی۔ اسی کھیل کھیل میں اس بیلا کو یہاں رہتے 15 دن گزر گئے تھے اور دادی پوتی بری طرح سے اس کے حصار میں جکڑی جا رہی تھی۔ وقت کے ساتھ جب عالمگیر کی بھی کوئی خبر نہیں مل رہی تھی اور گھر کا ماحول بھی بہت خوفناک اور پراسرار ہو رہا تھا تو بی جان نے تنگ آ کر تاشی کا ہاتھ تھاما اور گھر سے نکل گئی۔ عصر کا وقت ہو رہا تھا۔ وہ اپنے ہانپتے کانپتے دل کے ساتھ پیدل چلتے چلاتے عالمگیر کے ہر دل عزیز دوست کے گھر پہنچی۔ انہوں نے گھر کا دروازہ پیٹا۔ اس کی بیگم نے کھولا۔
बी जान आप? वली की बेगम, जिसका नाम नैना था, वो बी जान के गले लगी। बी जान को अंदर लाकर सोफों पर बिठाया। वली कहाँ है? वली ने अपना नाम सुना तो आ गया। बी जान, मैं तो घर पर ही हूँ, आप इस कदर क्यों परेशान हैं? वली, आलमगीर के बारे में कुछ खबर है क्या तुझे? नहीं बी जान, क्यों, क्या हुआ? वो 3 माह पहले दुबई गया था। दुबई जाने के बाद उससे फिर कभी बात ही नहीं हुई। जवाबन बी जान ने वली को सारी बात बता दी। बेटा, उस रात जब वो तेरे घर से दावत पर वापस आ रहा था तो उसके हवास भागता थे, किसी की परवाह ही नहीं थी उसे। कभी वो जोर जोर से कह कह लगाता तो कभी चीखता चिल्लाता, कभी रोता तो कभी अपने आप को मारता पीटता। मैं उस पर दम दरूद करती तो थोड़ी देर के लिए ठीक हो जाता, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद दोबारा से उस पर वही हज़ियानी कैफियत तारी हो जाती। इसी कैफियत में वो अपनी ड्यूटी पर दुबई चला गया। हालांकि मैं उसको मना कर रही थी कि तेरी तबीयत ठीक नहीं लगती, तो दोबारा से उस आमिल के पास जा, लेकिन वो ये बात सुनकर मुझे गुस्से से चिल्लाता। उसकी दीवानों जैसी हालत देख के ऐसा लगता जैसे वो मुझे और अपनी बेटी को नुकसान पहुंचा देगा। इसी कैफियत में फिर वो अपनी ड्यूटी पर वापस दुबई चला गया। आज 3 माह से ज़्यादा का वक्त हो गया है, उसकी कोई खबर नहीं और ना ही किसी किस्म का राब्ता हो पा रहा है उससे। कॉल करो तो जवाब मौसूल नहीं होता। मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं उसकी तरफ से। बी जान फूट फूट के रोने लगी। फिर ताशी ने एक एक लम्हे के बारे में वली को आगाह किया कि किस तरह से बेला उनके घर, उनकी ज़िंदगी में आ गई है और किस तरह वो उनके घर में रह रही है। वो बताती है कि आलमगीर ने उससे निकाह करके उसको यहाँ भेजा है। वली चाचू, मैं तो बाबा के इंतज़ार में थी। वो मुझसे वादा करके गए थे कि पूरे 3 माह मुकम्मल होने के बाद वो आ जाएंगे। वो तो नहीं आए। उनकी जगह वो ड्राउनी बेला आंटी आ गई हैं। वो बेहद बुरी हैं। ताशी भी रोना शुरू हो गई। बीजान, हम उसकी कंपनी में किसी से राब्ता करके देखते हैं, या इल्म के बात हो जाए। और वैसे भी आप परेशान नहीं हो, उसके बॉस का नंबर है मेरे पास। वली की इस बात ने बीजान के साथ ताशी को भी खूब सहारा दिया था। वली ने अगले ही लम्हे आलमगीर के बॉस को कॉल की। पहली कॉल तो उन्होंने रिसीव ही नहीं की, लेकिन बीजान और ताशी की परेशानी की वजह से वली बार बार कॉल मिलाता रहा। आखिर वहाँ से कॉल पिक की गई। आलमगीर के मुतल्लिक वली ने सारी बात की, लेकिन वहाँ से जवाब पर वली की निगाहें मांद पड़ गईं और आंसू छलकने लगे। बीजान ने इशारतन वली से पूछा कि क्या हुआ। वली ने जवाब दिया, उन्हें इल्म नहीं है बीजान। वो तो कह रहे हैं आलमगीर 3 माह पहले पाकिस्तान आने के बाद लौटा ही नहीं। आलमगीर के बॉस ने भी उससे राब्ता करने की बहुत कोशिश की कि वो वजह बताए वो पाकिस्तान से अब तक वापस क्यों नहीं आया, लेकिन आलमगीर से उनका भी कोई राब्ता नहीं हुआ। मेरा बच्चा पाकिस्तान में नहीं है, दुबई वाले कहते हैं वहाँ भी नहीं पहुँचा, तो फिर मेरा बच्चा कहाँ गया? वली, खुदा के लिए तू अपने दोस्त को ढूंढ ला और पता लगा कि ये औरत कौन है जो अपने आप को आलमगीर की बीवी कहती है। ताशी बेटा, ये तुम्हारे गालों पर निशान कैसे हैं? अरे बेटा, ये उसी मनहूस बेला की देन है। बीजान, वो बेला नहीं, वो चुड़ैल है। वो वही चुड़ैल है। शायद वो फिर से वापस आ गई है। बीजान भी अपनी सी शक्ल लेकर घर से निकल आई, क्योंकि वो ये बात पहले से जानती थी, बस ताशी की वजह से खामोश थी। बीजान ने चाबी घुमाकर सदर दरवाज़ा खोला और ताशी का हाथ पकड़कर वो डरे सहमे से कदम उठा रही थी। इसी खौफ के हिसार में वो सीढ़ियाँ चढ़ चुकी थी। सहन में कदम रखा तो सामने मोहल्ले की एक औरत बीजान से बातें कर रही थी। मगर ये क्या, बीजान तो ताशी के साथ खड़ी थी। तो फिर ये कौन है? उस औरत ने खटके की आवाज़ से जब पीछे देखा तो बीजान ताशी के साथ खड़ी थी, और फिर जब घबराहट के आलम में सामने की तरफ देखा तो अब बेला अपने खौफनाक चुड़ैल के रूप में मौजूद थी। उस औरत की कमबख्ती थी कि बेला चुड़ैल ने उसे संभलने का मौका ही नहीं दिया। उसकी गर्दन को सख्ती से दबोचकर सर को धड़ से अलग कर दिया। बीजान चीखती चिल्लाती ताशी को लेकर वहां से भाग निकली। बीजान को गम था कि वो उस घर में सब कुछ छोड़ आई थी। उस घर से कितनी यादें जुड़ी थीं, महज सिर्फ एक चुड़ैल की वजह से। क्या वो इतनी कमज़ोर थीं? नहीं, वो बस ताशी की वजह से बेबस हो गई थी। उन्हें डर था कि उनके बगैर ताशी का क्या होगा। वो अपनी बहू और बेटे को खोने के बाद ताशी को खोना नहीं चाहती थी। बस इसी खौफ से वो वहाँ से भाग निकली थी।
3 साल बाद ताशी 16 साल की हो चुकी थी। बीजान अब बैसाखी इस्तेमाल करने लगी थी। बेटे की जुदाई ने उन्हें इस कदर निढाल कर दिया था कि बोलते वक्त भी सोचना पड़ता था। दोनों दादी पोती इसी शहर के किसी दूर दराज के इलाके में मुंतकिल हो चुकी थीं। ये छोटा सा घर वली ने ही आलमगीर से गहरी दोस्ती की बिना पर उसकी माँ और बेटी को बगैर किराए के दिया था। बीजान वो कौन थी? ताशी बीजान की टांगें दबा रही थी। दोनों ही एक चारपाई पर थीं। ये तो बहुत पुरानी बात है बेटा, जब तू 6 साल की थी। तेरा बाप इसी तरह रात गए आता था। एक रोज़ कब्रिस्तान के सामने से गुजर रहा था जब गलती से उससे सवाल कर बैठा और वो तेरे बाप की खुशबू से महक उठी। उस पर आशिक हो गई। आलमगीर तेरी माँ से बहुत प्यार करता था, लेकिन अचानक ही उन दोनों मियाँ बीवी में शदीद कशीदगी होने लगी। वो चुड़ैल तेरे बाप पर हावी हो जाती और फिर उसी दीवानगी की हालत में तेरा बाप तेरी माँ को मारता पीटता। फिर उस चुड़ैल ने तेरी माँ को लपक लिया। तेरी माँ हर वक्त डरी सहमी रहती। रातों को नींद आना ख़त्म हो गई थी। उसकी आंखें गहरी काली होती जा रही थीं, साथ ही उनमें गड्ढे बनते जा रहे थे। तेरी माँ के सर के बाल गिर गए, वज़न तेज़ी से घटने लगा और वो एक ढांचा सी बनती जा रही थी। और फिर उसी हालत में एक रोज़ वो हम सबको छोड़कर चली गई। फिर मैंने आलमगीर पर बहुत दम दरूद कराए। बड़ी वक्तों से उस चुड़ैल से जान छूटी थी, लेकिन फिर ना जाने कैसे 7 साल बाद वो बेला के रूप में हमारे घर आ पहुंची। मैंने सुना है बेटा, ये डाइनें पीछा नहीं छोड़ती जब तक उनका हसूल मुकम्मल ना हो जाए। अचानक ही घर का दरवाज़ा बजा। ताशी और बीजान ने एक दूसरे को देखा। फिर अचानक ही उन्हें याद आया कि दूध वाला शायद दूध देने आया होगा, क्योंकि शाम के 5-6 बज रहे थे। ताशी दरवाज़ा खोलने गई तो एक लम्हे के लिए उसे अपना वजूद हवा की तरह लगा। फिर उसे खुद को संभालने में वक्त लगा, क्योंकि ये आलमगीर ने दस्तक दी थी, उसके बाप ने। बाबा! ताशी आलमगीर से लिपट गई। आलमगीर ताशी को खुद से लिपटाता हुआ अंदर कमरे में आया। आलमगीर तू? अचानक? बीजान खुश होने से ज़्यादा हैरान थी। उन्हें किसी सूरत यकीन नहीं आ रहा था कि ये आलमगीर ही है जो लौट कर वापस आया है। आलमगीर ने अपनी बाहें बीजान के गले में डाली, लेकिन उसी मिनट में बीजान का शक हकीकत में बदला जब आलमगीर के हलक से चंद फिक्रे अदा हुए। बीजान, मैं लौट आई हूँ। मैं इतनी आसानी से तुम लोगों को हरगिज़ नहीं छोड़ूंगी। बीजान ने फौरन ही उस चुड़ैल के वजूद को अपने वजूद से जुदा किया। वो चुड़ैल जो कि आलमगीर के रूप में थी, फिर से खौफनाक बेला का रूप धार चुकी थी। ताशी और बीजान आज़ाद होने के बाद फिर कैद हो चुकी थी। बस फिजा में बेला के बेज़ौक़ कहकहे थे। ताशी का सहमना था और बीजान का खून के आंसू रोना था। लेकिन अगले ही लम्हे एक नोकीला खंजर बेला के दिल के आर पार हो गया। वो तड़पी, चीखी और ज़मीन पर गिरी। ताशी ने चीखते हुए खुद को बीजान से लिपटा लिया। वो वली था जिसके हाथ बेला के खून से रंगे हुए थे। खंजर वली के हाथ से नीचे गिरा। बीजान आलमगीर नहीं रहा। ये चुड़ैल आलमगीर को बहुत पहले ही मार चुकी है। मुझे इल्म था बेटा कि ये मेरा आलमगीर नहीं है। ये चुड़ैल एक माँ की ममता का इम्तिहान ले रही थी, लेकिन माँ की ममता से कौन जीत पाया है? अल्लाह ने वली को फरिश्ता बनाकर भेजा था। वली के अहम कदम ने ताशी और बीजान को उस चुड़ैल की कैद से हमेशा के लिए आज़ाद करवा लिया था। वली ने मिट्टी का तेल छिड़क कर उस चुड़ैल की लाश को आग लगा दी और फिर उसकी राख को दरिया में बहा दिया।